आज हम बात करने वाले हैं आयरन के बारे में। इस आयरन के बारे में नहीं और ना ही इस आयरन के बारे में। हम उस आयरन के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, जो हमारे बॉडी में पाया जाता है, जो हम फूड के थ्रू हम इनटेक करते हैं। ठीक है, इसके बाद काफ़ी प्रोसेस से, काफ़ी नखरों के बाद वो अपने शरीर में पहुंच के वो अपना काम शुरू कर देता है। इससे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन भी दबा देना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो अब सवाल ये उठता है ना कि आखिर इस आयरन की ज़रूरत क्या है। व्हाट इज़ द नीड ऑफ आयरन इन आवर बॉडी। आखिर किस वजह से चाहिए। तो ये हमें चाहिए किसके लिए। ये हमें चाहिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ये हमें चाहिए हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है पूरे शरीर में लंग से। ठीक है। दूसरी चीज़ चाहिए हमें मायोग्लोबिन बनाने में, जो कि ऑक्सीजन पहुंचाता है किसको, मसल्स को। तभी ना तुम्हारा एकदम मसल चुस्त तंदुरुस्त रहेगा, तभी तो सिक्स एप बना पाओगे ना। और भी बहुत से रीज़न है जो आयरन हेल्प करता है। अब हमको ये जानना है कि आखिर ये ससुरा आयरन जो है ये कैसे हेल्प करता है हमारे शरीर में, कैसे ये इसकी फिजियोलॉजी क्या है, आखिर कैसे हमारे शरीर तक पहुंचता है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ हम जानेंगे एब्जॉर्प्शन के बारे में, दूसरा चीज़ हम जानेंगे ट्रांसपोर्टेशन, और तीसरा चीज़ उसके स्टोरेज के बारे में। ठीक है, उसके बाद वो हमारे पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत है। सो अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन के बारे में, लेकिन उससे पहले जो हम डाइट लेते हैं वेज और नॉन वेजिटेरियन, तो वेजिटेरियन जो होता है उसकी एब्जॉर्प्शन रेट आयरन की बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू नॉन वेजिटेरियन फूड। ठीक है, क्यों? क्योंकि नॉन वेज में हीम आयरन प्रेजेंट होता है, जिसकी बायो अवेलेबिलिटी वेज से ज़्यादा होती है। ठीक है, हमने ले लिया डाइट। अब डाइट में क्या होता है कि दो टाइप के आयरन प्रेजेंट होते हैं, या तो वो Fe2+ फॉर्म में रहेगा या तो Fe3+ फॉर्म में रहेगा। ठीक है, अब हमने फूड ले लिया है, स्टमक के अंदर फूड पहुंचा, अब वहां पे फूड का एब्जॉर्प्शन हुआ और हमने आयरन निकाल लिया। अब अगर आयरन जो है Fe3+ फॉर्म में है, तो जो हमारा जो स्टमक है, स्टमक का ल्यूमेन है, वहां पे जो Fe3+ फॉर्म वाला जो आयरन है वो कन्वर्ट हो जाता है Fe2+ फॉर्म में। अब ये क्यों होता है, ये अभी मैं जस्ट थोड़ी देर में आपको मैं बताऊंगा आखिर ये कन्वर्ट क्यों होता है Fe2+ फॉर्म में। लेकिन इसको कन्वर्ट करने में कौन सा मैकेनिज्म हेल्प करता है, उसका नाम है साइटोक्रोम डी रिडक्टेज। ठीक है, Fe2+ फॉर्म में। और अब ये पहुंचेगा ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में प्रेजेंट होता है DMT पंप, मतलब कि डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर। अब इसके नाम में ही पता चल रहा है डाइवेलेंट, समझ में आया, डाइवेलेंट। इसी वजह से Fe3+ वाला जो फॉर्म का आयरन है, इसी वजह से वो कन्वर्ट होता है Fe2+ फॉर्म में, क्योंकि ये डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर है। ठीक है, अब उसके बाद अब ये आयरन पहुंच गया है आपके DMT पंप में। अब ये DMT पंप का काम होता है आयरन को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, और ये DMT पंप प्रेजेंट कहाँ पे होता है, ड्यूडेनम के लुमेन में, याद रखना। ठीक है, अब ये DMT पंप का काम होता है आयरन को एब्जॉर्ब करना, और ये कहाँ पे एब्जॉर्ब करके भेजेगा, एपिथेलियल सेल्स के अंदर। ठीक है, तो ये था प्रोसेस आयरन के एब्जॉर्प्शन का, DMT पंप से लेकर एपिथेलियल सेल्स तक। तो भैया हमने अब आधा काम तो करवा दिया है एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, हमने एपिथेलियल सेल्स के अंदर DMT पंप के थ्रू हमने भेज दिया है एपिथेलियल सेल्स के अंदर। ठीक है, अब वहाँ से वो बॉडी को जो यूटिलाइज होगा, वहाँ से अब वो ट्रांसपोर्ट होगा आयरन। तो उसके लिए एक ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है एपिथेलियल सेल्स के बेजल साइड पे, जिसका नाम है फेरोपोर्टीन। क्या नाम है, फेरोपोर्टीन। अब इसके नाम भी सब कुछ, जैसे फेरो का मतलब हो गया आयरन, पोर्ट का मतलब ट्रांसपोर्टेशन, और इन का मतलब हो गया इंटरनलाइजेशन। ठीक है, मतलब कि एपिथेलियल सेल्स के बाहर हम आयरन को भेज रहे हैं, किसके अंदर, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। समझ गए आप। लेकिन उससे पहले एक ट्विस्ट है। वो क्या है, वो याद करिए, हमें मिला था आयरन जो था वो किस फॉर्म में था, Fe2+ फॉर्म में था। लेकिन हमारी बॉडी, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, हमारी जो बॉडी यूटिलाइजेशन के लिए जो चाहिए, वो Fe3+ फॉर्म में उसको चाहिए होता है, ना कि Fe2+ फॉर्म में। नखरे बहुत है भाई के। तो अब हमने क्या किया, Fe2+ फॉर्म को अब हमें कन्वर्ट करना है Fe3+ फॉर्म में। तो उसके लिए एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है एपिथेलियल सेल्स में, जिसका नाम है हेफेस्टीन, या फिर सेरुलोप्लाज्मिन के थ्रू। ठीक है, तो ये Fe2+ फॉर्म से Fe3+ फॉर्म में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। हो गया, समझ गए आप। और ये कहाँ पे होता है, एपिथेलियल सेल्स के अंदर। तो अब आपका यहाँ पे हो गया पूरे एब्जॉर्प्शन का, आयरन के एब्जॉर्प्शन का पूरा काम, यहाँ पे प्रोसेस खत्म।
तो अब जब हम बात कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन की, तो इसमें से कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि हेल्प करते हैं हमारे बॉडी में आयरन के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करने में या फिर डिक्रीज़ करने में। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डिक्रीज़ करते हैं। तो उसमें से एसिड्स होते हैं जो हमारे बॉडी में आयरन को एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करते हैं, जैसे कि गैस्ट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, अमाइनो एसिड्स या फिर शुगर्स। अब वही कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं ना जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ करते हैं, इनहिबिट करते हैं, ठीक है। तो उसमें से जैसे कि हो गया टैनेट हो गया, फाइटेट हो गया या कार्बोनेट हो गया या फिर ड्रग जैसे कि टेट्रासाइक्लिन हो गया। ये फैक्टर्स डिक्रीज करते हैं आयरन के एब्जॉर्प्शन को। अब फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बताया था कि जो वेज डाइट होती है, ठीक है, इनकी एब्जॉर्प्शन कम होती है। मतलब कि एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इन वेज डाइट इज़ लो। क्यों? क्योंकि इनकी बायोअवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है। और अब जब हम बात करते हैं नॉनवेज फूड की, ठीक है, हाँ मतलब समझ रहे हैं, मतलब हम जब बात करते हैं नॉनवेज फूड की, तो इनकी जो एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन होती है इसकी हाई होती है, इसकी बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वेज फूड, क्योंकि इसमें प्रेजेंट होता है क्या? हीम आयरन, ठीक है। तो अब फ्रेंड, अब ये ऐसा क्यों होता है नॉनवेज फूड में और वेज फूड में? तो वेज फूड में प्रेजेंट होता है फाइटेट सबसे ज़्यादा, और ये फाइटेट इनहिबिट करता है आयरन के एब्जॉर्प्शन को, इसीलिए। समझे? अब हमने आपको बता दिया है आयरन के एब्जॉर्प्शन के बारे में, कैसे आयरन एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। अब हम अपने आएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, ट्रांसपोर्टेशन, कि ब्लड में कैसे ट्रांसपोर्ट होके अपनी जगह पे जाता है आयरन, जहाँ पे उसको यूटिलाइजेशन के लिए चाहिए होता है। तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट होने के लिए एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर, और उसका नाम है ट्रांसफेरिन, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए ब्लड, ठीक है, ब्लड या सीरम, ठीक है। तो अब मान लीजिए आयरन यहाँ पे आ गया है। अब इस आयरन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें जो प्रोटीन चाहिए होता है उसका नाम है ट्रांसफेरिन। अब ये जो ट्रांसफेरिन होता है, इसके होते हैं 6 अटैचमेंट साइट्स, ठीक है। इसके साथ आयरन आके अटैच होगा, और ये जो आयरन होता है ये सिर्फ और सिर्फ 2 अटैचमेंट साइट्स पे ही अटैच होता है। उसके बाद आयरन उस 2 अटैचमेंट साइट्स पे आके अटैच हो जाता है, और फिर वो ट्रांसफेरिन के साथ वो ब्लड में मूव करता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स, अब आप ये देखो, ये जो 2 अटैचमेंट साइट्स पे जो आयरन अटैच हुआ है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पैरामीटर्स आपको समझने पड़ेंगे। जैसे कि उसमें से एक पैरामीटर है टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ठीक है, परसेंटेज सैचुरेशन, ठीक, और तीसरा होता है सीरम आयरन। समझे आप? ये हैं 3 पैरामीटर्स। बाइंडिंग कैपेसिटी क्या होता है कि अगर सारा का सारा ट्रांसफेरिन, ठीक है, जितने भी ट्रांसफेरिन है, अगर अपने वो सभी साइड्स पे अगर आयरन को अटैच कर जाते हैं, तो टोटल कितने आयरन उस ट्रांसफेरिन से अटैच होते हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे कि अभी आपने देखा कि सिर्फ 2 साइड्स पे ही अटैच हुआ है आयरन, ठीक है, ट्रांसफेरिन के 2 साइड्स पे ही अटैच हुआ है। अगर 6 के 6 साइड्स पे अगर अटैच हो जाता तो टोटल कितने आयरन प्रेजेंट होते, वो होता है टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। समझ गए आप? अब इसकी वैल्यू है 300 टू 360 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। मतलब कि अगर सारी की सारी साइड्स पे अगर आयरन बाइंड कर जाता तो वो टोटल कितना होता, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कितनी होती? 300 टू 360 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। असलियत में क्या होता है, 6 साइड्स में से सिर्फ 2 साइड पे तो आयरन अटैच होती है, मतलब कि न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में 6, मतलब कि 2/6। अब इसका परसेंटेज निकालोगे अगर आप, तो 33% आएगा। तो मतलब कि 33% ऑफ आयरन इज बाइंडेड टूवर्ड्स प्रोटीन ट्रांसफेरिन। अब हम बात करते हैं सीरम आयरन की। तो जो सीरम आयरन होता है, आयरन जो है हमारे बॉडी में कितना प्रेजेंट है, मतलब कि सीरम के अंदर कितना टोटल आयरन प्रेजेंट है। अब अगर सारे अटैचमेंट होते, सारे पे अटैच होता तो 360 मिलीग्राम वैल्यू होती, लेकिन 1/3 ही अटैच है वो आयरन, तो उसकी वैल्यू होगी 120 मिलीग्राम, ठीक है। ये जो पैरामीटर्स बताएं ये हर जगह इतनी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में हमारे बॉडी में आयरन परसेंटेज सैचुरेशन कितना है और सीरम आयरन कितना होता है, ठीक है। सो हमने बात कर लिया अब ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। अब हम बात करेंगे स्टोरेज के बारे में। तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि ब्लड के अंदर ट्रांसफेरिन के थ्रू हमने आयरन को ट्रांसपोर्ट किया। अब वो जो आयरन है, अब वो जाएगा कहाँ पे? अपने स्टोरेज साइट्स के पास, अपने स्टोरेज साइट पे जाके अटैच होगा, ठीक
ठीक है। अब वो स्टोरेज साइट्स कौन कौन सी होती हैं? एक होता है लीवर और एक होता है मैक्रोफेजेस ऑफ बोन मैरो। अब ये जो ट्रांसफरिन ये जो आयरन लेके आया है, अब ये आयरन जाके अटैच होंगी इन साइट्स के पास, ठीक है। मतलब कि इन साइट्स पे रिसेप्टर्स होते हैं, इन रिसेप्टर्स का नाम होता है ट्रांसफरिन रिसेप्टर। ये आयरन उस रिसेप्टर पे जाके अटैच हो जाते हैं, ठीक है। अब जब ये आयरन इंटरनलाइज हो जाते हैं तो ये आयरन होते हैं फ्री फॉर्म में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी कि फ्री फॉर्म का जो आयरन होता है वो होता है टॉक्सिक। तो ये बाइंड कर जाता है फेरेटिन से। का क्या काम है? फेरेटिन का काम है नॉन फ्री फॉर्म में आयरन को स्टोर करना, समझ गए। एक से अधिक मात्रा में अगर प्रेजेंट होता है तो ये एक और मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है और इसका नाम है हेमोसिड्रिन, ठीक है। अब हम बात करते हैं बोन मैरो फेरेटिन की। तो ये जो बोन मैरो फेरेटिन होता है, ये जो स्टोरेज साइट होता है, ये हमेशा इक्विलिब्रियम फॉर्म में रहता है, ठीक है। मतलब कि थोड़ा सा फेरेटिन हमेशा चला जाता है ब्लड में या मतलब सीरम में चला जाता है वो फेरेटिन, ठीक है। आपस में एक इक्विलिब्रियम बना लेते हैं, ठीक है। कुछ फेरेटिन बोन मैरो से फेरेटिन, कुछ फ्रैक्शन उसका फेरेटिन मतलब कहाँ चला गया, किधर, सीरम के अंदर, ठीक है। तो हम उसको बोलेंगे सीरम फेरेटिन। अगर हम बात कर रहे होते हैं फेरेटिन की, तो फेरेटिन हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ट्रांसफरिन के। मतलब कि फेरेटिन इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टुवर्ड्स ट्रांसफरिन। मतलब समझे, ये जो फेरेटिन होता है ना, ये अगर इसका लेवल अगर हाई होता है तो ट्रांसफरिन का लेवल लो होगा। अगर ट्रांसफरिन का लेवल अगर हाई होता है तो फेरेटिन का लेवल लो होता है, ठीक है। समझ गए आप? ठीक है, रुकिए समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आपके बॉडी में आयरन बहुत अधिक मात्रा में प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब बहुत अधिक मात्रा में स्टोर्ड है, तो आप क्या करेंगे, जो गट से, जो जीआई ट्रैक्ट से जो आयरन जो आ रहा है उसको आप इनहिबिट करेंगे। उसको लाने वाला कौन था? ट्रांसफरिन। तो मतलब कि आप ट्रांसफरिन को इनहिबिट कर दोगे, तो यहाँ पे क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आशा करते हैं कि आपको इसकी फिजियोलॉजी, आयरन की फिजियोलॉजी समझ में आ गई होगी। इसका उल्टा, अगर स्टोरेज लेवल अगर लो है तो ट्रांसफरिन लेवल हाई हो जाएगा। मतलब कि बॉडी में अगर आयरन की कमी पड़ेगी तो उधर से ट्रांसफरिन का लेवल हाई हो जाएगा, समझ गए। फेरेटिन लेवल जब हाई होगा, ट्रांसफरिन लेवल लो होगा। सो अब अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो लाइक तो ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी ज़रूर कर देना। नेक्स्ट बार नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय।